नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी किडनी पर। आज का ये जो वीडियो है वो जेपीएससी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। साथ ही साथ जो 7 to 10th जेपीएससी है उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है और वो ज्वाइन करेंगे। तो जो 7 to 10th में या पीटी में फेल हुए या मेंस में असफल हो गए या इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट में हट गए या छट गए, वो सब जो लगे हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। और साथ ही साथ जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जो पहली बार जेपीएससी देंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बात करूंगा पोस्ट का प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। साथ ही साथ वैसे मैं ये पोस्ट अभी 7वीं जो जेपीएससी आई थी उसका निकाला हूं, 11वीं में भी लगभग ऐसे ही पोस्ट रहेंगे, तो एक पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो मैं उस समय बना दूंगा। अभी के टाइम में आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस दिखाऊंगा। साथ ही सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज, देखिए कोई भी काम कोई इंसान करता है तो उसके लिए उसको उपलब्धि चाहिए होता है। उपलब्धि चाहे आपका नाम रोशन हो जाए या आपका पहचान बन जाए या आपको बहुत इज्जत मिले या आपको पैसा मिले, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ सैलरी की। सैलरी अगर बहुत कम दिया जाए, मान लीजिए जेपीएससी आपको सैलरी के रूप में 5,000 दे, तो बहुत सारे कैंडिडेट इसका फॉर्म भरेंगे ही नहीं। सैलरी भी इसमें बहुत अच्छा खासा है। मैं टोटल सैलरी आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे मिलते हैं, इन हैंड कितना मिलेगा और ग्रॉस टोटल कितना सैलरी होगा। साथ ही साथ इनका काम क्या होता है। जब आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसका जो जॉब होगा उसका काम क्या होगा, यानी मैं यहां बात कर रहा हूं जितने भी पद हैं उनका काम क्या होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कोई भी काम करने के पहले हमें बनानी होती है बेस्ट रणनीति, जिसे कहते हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी। अगर आपका रणनीति निर्णायक है तो रिजल्ट भी निर्णायक होगा। तो स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि 11वीं जेपीएससी आपके हाथ में आ जाए, और सिलेबस का भी डिस्कस एक बार यहां पे मैं कर दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए 11वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन उम्मीद है जुलाई शुरू से लेके जुलाई एंड तक आ जाए, उम्मीद है, ठीक है। और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं या जो जिनका सिलेक्शन 6ठी में या फिर 7वीं जेपीएससी में नहीं हुआ, आप सब कमर कस के लग जाए। आप तो अनुभवी हो गए होंगे अब तक, लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं वो नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, बिल्कुल लग जाइए। मैं स्ट्रेटेजी बता दे रहा हूं आज यहां, और आप देखिए अपना भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, है ना। अब यहां पे पद दिखाता हूं, एक तो बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस के तौर पे भी मैं ये बना दिया हूं, और दूसरा यहां पद और उनका सैलरी और उनका काम दिखाऊंगा। देखिए यहां पे 2 तरह के पद हैं। एक पद आपका पे लेवल 9 में आता है अगर पैसे के दृष्टिकोण से, वेतन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, और एक आता है आपका पे लेवल 8 में जिनका ग्रेड पे है 4800 और पे लेवल 9 में जो है उनका ग्रेड पे है 5400। दोनों का जो बेसिक पे है 9300 से 34,800। ठीक, अभी यहां पे टोटल जब मैं पे दिखाऊंगा तब आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। सबसे पहला जो पद पोस्ट प्रेफरेंस अधिकतर लोग जो देते हैं, अधिकतर कैंडिडेट वो देते हैं उपसमाहर्ता यानी डीसी। अब ये डीसी वो डिप्टी कलेक्टर है, वो वाला डीसी मत समझ लीजिएगा ना। डिप्टी कलेक्टर यानी इसे हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। यहाँ पे 2 पद मिलता है। जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो कार्मिक विभाग के पास आपका पूरा डाटा पहुंच जाता है और वहां से आपको मिलता है कि आप बीडीओ बनेंगे या सीओ, वहीं से मिलता है। अगर आप बीडीओ बने तो ग्रामीण विकास कार्यों में आपकी जम की भागीदारी होती है, सीओ बने तो जमीन जायदाद जो भी होते हैं उनके आप बेहद इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स बन जाते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको मिलेगा यदि आप सीओ बनते हैं, ठीक, जमीन से संबंधित। अब बीडीओ, अब टोटल चीज में दिखाता हूं इनका काम क्या होता है। जैसे आप बीडीओ बनते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो बीडीओ का काम देखिए, बीडीओ सबसे पहले बनिएगा, जैसे ही बनिएगा आप ऑटोमेटिकली पंचायत समिति का पदेन सचिव बन जाइएगा। सरकार का आदमी होता है बीडीओ, और पंचायत समिति जो बनी होती है, जैसे ग्राम पंचायत है ना, उनमें 3 स्तर हैं, ऊपर जिला परिषद, मध्य में पंचायत समिति और नीचे ग्राम पंचायत। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके जो 3 चरण है उसमें दूसरे चरण के सचिव आप बनते हैं ऑटोमेटिकली, और आपका काम होता है इनका निगरानी करना, मतलब ग्रामीण विकास डेवलपमेंट का काम होता है। और पंचायत समिति का फंड ग्राम पंचायत को आप तक आपके द्वारा पहुंचाया जाता है। बजट एक तरह से कह दें, ग्राम पंचायत का बजट आप ही देखते हैं। और जितने भी कल्याणकारी काम होते हैं, लोक कल्याणकारी, है ना,
वो सारा कौन करेंगे? वीडियो साहब। मतलब आपको ग्रामीण क्षेत्र का लोक कल्याणकारी काम करना होगा। सीईओ अगर आप बनेंगे तो राजस्व विभाग सौंपा जाएगा, जमीन का टोटल कागजात, टोटल मतलब एक तरह से आपका सब चिट्ठा आपके पास होता है, ठीक है। और सीईओ के द्वारा आपके जो भी जाति प्रमाण पत्र हैं, निवास प्रमाण पत्र हैं, है ना, BC1 BC2 प्रमाण पत्र, ये सारे सीईओ के थ्रू बनते हैं, या EWS हो, ये टोटल प्रमाण पत्र सीईओ के थ्रू बनते हैं या फिर SDO के थ्रू बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पद हो गया। अब ये मिलता कैसे है? जैसे मान लीजिए अगर 20 कैंडिडेट हैं तो वो कार्मिक विभाग भेज देता है, जहां तहां कोई वीडियो बन गया, कोई सीईओ बन गया, ऐसे करके भेज देते हैं। एक मैं वीडियो बाद में कभी सेपरेट बहुत शानदार बना दूंगा कि आखिर इनका प्रमोशन कैसे कैसे होता है और कितने कितने एग्जैक्ट दिन में होता है, वो बनाने का प्रयास करूंगा मैं। दूसरा पद प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं लोग, पुलिस अधीक्षक। जिन्हें बेल्ट टॉपी की नौकरी पसंद है वो कभी कभी इसे नंबर 1 पे रखते हैं, लेकिन आमतौर पे जो फेमस है वो है आपका डिप्टी कलेक्टर। आमतौर पे लोग पोस्ट प्रेफरेंस के तौर पे देते हैं। पुलिस अधीक्षक यानी DSP, पुलिस सॉरी अधीक्षक लिखा हुआ है, उपाधीक्षक कर लीजिएगा, मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अभी मेरा ध्यान गया, है ना, उपाधीक्षक कर लीजिएगा। पुलिस अधीक्षक एक्चुअली होते हैं कौन? SP होते हैं उपाधीक्षक, राइट। पुलिस उपाधीक्षक होते हैं ये, मतलब उप कप्तान कह लीजिए। क्रिकेट टीम में होते हैं ना कैप्टन, तो कैप्टन के बाद वाइस कैप्टन भी होता है, तो वाइस कैप्टन है। कैप्टन आपका कौन होता है? SP, ठीक है। वो IPS ऑफिसर होते हैं और आप JPSC के थ्रू जाएंगे, पुलिस उपाधीक्षक। आपका काम है शासन व्यवस्था में जो अनर्गल गतिविधियां होती हैं उन पे कंट्रोल करना, और जो शासन व्यवस्था चलने में कहीं भंग जो लोग डालते हैं या आपराधिक गतिविधियों के लोग होते हैं उन पे अंकुश लगाना, उनको ठीक करना इनका काम होता है। उनको पकड़ के आप न्यायालय में डालते हैं। इनका काम होता है राज्य में शासन व्यवस्था को सुचारू चुस्त दुरुस्त रखना। मतलब पुलिस विभाग में है ये, और पुलिस के साथ मतलब SP के साथ मिलकर जम के अच्छे काम करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट बेल्ट टोपी की ये नौकरी होती है, ठीक है। तो DSP समझ गए, उसके बाद ASP बन जाते, फिर SP बन जाते हैं ऐसे। जिला समादेष्टा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। डिस्ट्रिक्ट कमांडर, ये होमगार्ड के मतलब होमगार्ड जो होते हैं ना उसकी ये माने जाते हैं कमांडर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर, है ना। होमगार्ड जितने होंगे जिला में उनके कमांडर ये माने जाते हैं। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, क्या इन सब पोस्ट में गाड़ी मिलती है? जी हाँ, सारे पोस्ट में लगभग गाड़ियाँ आपको मिल जाती हैं, कुछ कुछ छोड़ के। आपको जैसे CO BDO बनेंगे गाड़ी मिलेगी, गार्ड नहीं मिलते हैं। CO बनेंगे आपको गाड़ी मिलेगी, ड्राइवर मिलते हैं, और आमतौर पे घर में जो जहाँ पे आपको क्वार्टर मिलेगा वहाँ पे काम वाम करने के लिए कुछ लोग दे दिए जाते हैं, है ना। उसी तरह DSP बनेंगे तो 1 या 2 बॉडीगार्ड आपके रहते ही रहते हैं। कभी कभी आपके सिक्योरिटी के हिसाब से आपके साथ बॉडीगार्ड रहते हैं, प्लस घर में जहाँ आप क्वार्टर में रहेंगे वहाँ पे कुक दिया जाएगा, और साथ में आपका कोई काम करने वाला वो दिया जाएगा। तो इनको ये जो फैसिलिटी है वो मिलती है। जिला समादेष्टा मैंने बता दिया, है ना। होमगार्ड को ये नियंत्रित करते हैं। कारा अधीक्षक, जेल सुप्रिटेंडेंट। कारा अधीक्षक देखिए ये क्या है? कारा अधीक्षक जब आप बनेंगे तो जेल के अंदर, जेल की जो चार दीवारी है उसके अंदर के आप एकदम हेड बॉस हैं। उसमें क्या नियम कानून चल रहा है वो आपको संचालित करना है। उसमें जितने भी नीचे के पदाधिकारी या पुलिस या कक्षपाल, ये सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और ये उन पे एक तरह से निगरानी रखते हैं। जेल के बाहरी की दुनिया में इनका वैल्यू उतना नहीं होता है। जेल के अंदर ये सर्वे सर्वा होते हैं कारा अधीक्षक, यानी जेल में रह के जेल में जो लोग बंद हैं उन पे नियंत्रण, निगरानी, किसको क्या चाहिए, सारा कुछ देखते हैं कारा अधीक्षक, ठीक है। सहायक नगर आयुक्त, अब थोड़ा सा रुक जाता हूँ, है ना, बहुत हो गया। अब मैं आपको पेमेंट समझा देता हूँ। देखिए, आप जब आपका सिलेक्शन होगा ना तो 3 तरह के नगरों में आपको भेजा जाता है, Z, X और Y श्रेणी के। यदि आप सबसे निचले लेवल पे जाते हैं तो आपको लगभग 9% आपको जोड़ के दिया जाता है, जो HRA DATA होते हैं वो। और अगर आप थोड़ा ऊपर लेवल में जाते हैं तो वही लगभग 18%, और ऊपर लेवल में जाते हैं महानगरों में, जैसे कि रांची, धनबाद, जमशेदपुर, ये 3 महानगर हैं, वहाँ पे अगर आप नौकरी आपको मिलता है तो 27%, यानी वहाँ लगभग आपका 5-6 हज़ार रुपया सैलरी बढ़ जाता है। तो ये नॉर्मल मैंने जिला रखे हैं। नॉर्मल जिलों में जैसे कि गढ़वा में हो गया, पलामू में हो गया, नॉर्मल जिलों में जो आपका नौकरी होगा वहाँ पर सैलरी क्या होगी, 1 से लेकर 8 रैंक तक, 1 से लेके 8 सीरियल नंबर तक जो हैं वो आते हैं पे लेवल 9 में। और इनका जो बेसिक सैलरी है 9300 से 34,800 और ग्रेड पे 5400। अब इसका कैलकुलेशन करके मैंने आपके समक्ष रखा है और यही सैलरी इनको दी जाती है। तो बेसिक पे आपका 53,100, HRA का मतलब हाउस रेंट अलाउंस हो गया 4,779 रुपये,
DA डियरनेस अलाउंस हो गया, यानी महंगाई भत्ता, आपको 18,054 रुपये मिलते हैं। महंगाई जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ये भत्ता बढ़ते जाता है। TA ट्रैवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता आपको 4,824 और ग्रैंड टोटल आपको मिलता है 80,757 रुपये, लेकिन आपको बाई हैंड लगभग 72 से 73,000 रुपये आपके हाथ में आएगा। बाकी पैसे जमा हो जाते हैं, कटते हैं, वो आपको रिटायर होने के टाइम मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह जो 8, 9, 10 नंबर है, 9, 10, 11 नंबर में ये आते हैं पे लेवल 8 में, और इनका जो बेसिक सैलरी है 9300 से 34,800 और ग्रेड पे 4800। अब इनका सैलरी क्या होगा? बेसिक पे इनका होता है 47,600, HRA होता है 4,284 रुपये, DA होता है 16,182, TA होता है 2,412, जो इनका टोटल सैलरी है वो होता है 70,480। बाई हैंड आपको लगभग 63,000 रुपये मिलते हैं। जो ये अधिकारी होंगे, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, है ना, और आप बने होंगे आपको मिलेगा। तो ये तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है, इज्जत भी खूब है, जम के मेहनत करिएगा तो सिलेक्शन आप पा लीजिएगा। तो यहाँ 5वां नंबर में आते हैं सहायक नगर आयुक्त, असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर। देखिए ये नगर पालिका जो क्षेत्र है, जैसे ग्रामों में क्या है ग्राम पंचायत, उसी तरह बड़े शहरों के लिए क्या है नगर पालिका। इसके 3 स्तर हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी आपने देखा होगा, एक वीडियो मैंने दिया है पंचायती राज व्यवस्था, बहुत तगड़ा वीडियो है, वो अगर देखना हो तो जरूर देखिएगा, और वो बहुत ही शानदार वीडियो है। इसके 3 लेवल, अगर आपका नगर निगम में होता है, जैसे कि 9 नगर निगम है ना, नगर निगम में अगर आप इस पोस्ट पे जाते हैं तो आपका नाम सहायक नगर आयुक्त रहेगा। इनका काम क्या होता है मैं समझाता हूं। नगर परिषद बीच वाली कड़ी में जाते हैं तो उनको बोलते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी विशेष कार्यपालक पदाधिकारी। अगर आप नगर पंचायत नीचे लेवल में जाते हैं तो आप कार्यपालक पदाधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनते हैं। इनका काम क्या होता है नगर पालिका क्षेत्रों में, मतलब नगर पालिका क्षेत्रों में, जैसे जहां पे ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, मतलब नगरों के लिए जो राज व्यवस्था है, नगर पालिका जैसे सिस्टम है, तो वहां पे ये क्या कहते हैं, शहरी क्षेत्रों में जो मेन आवश्यकताएं हैं शहर के लोगों की, उनकी पूर्ति करवाना और उनके लोक कल्याण के लिए काम करना। अब शहर के लिए सबसे पहला नंबर आता है सफाई, नंबर 1, नंबर 2 आता है जल, और नंबर 3 बिजली। ऐसे करके बहुत सारे हैं, सड़क हो गया, तालाब हो गया, छोटे मोटे जो तालाब या फिर जो बागवानी वगैरह हो गए, ये सारे कुछ आते हैं। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यदि आपके घर में पानी ना आ रहा हो, यदि आपके यहाँ लाइट की दिक्कत हो, सीधे चले जाइए आप चुपचाप उठ के सहायक नगर आयुक्त के यहाँ और एक कंप्लेंट डाल दीजिए, और बहुत अच्छे से उसको लिख के डाल दीजिए, फिर देखिए कैसे कार्रवाई होती है। बट यहाँ लोग जाते नहीं हैं और ये थोड़ा एक्टिव हो नहीं पाते हैं। अब कंप्लेन कीजिएगा नहीं, कहाँ से ऑफिसर्स एक्टिव होंगे? कंप्लेन करके तो देखिए, फिर देखिए कैसे एक्टिव होते हैं और कैसे व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाती है। ठीक उसी तरह अगर गाँव में ऐसी दुर्व्यवस्थाएं हैं तो सीधे आप मुखिया या फिर पंचायत या फिर ऊपर के लेवल के अधिकारियों को आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपका 3 समझ में आ गया होगा। फिर है झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2, ये होते हैं REO। REO ना तो जिला लेवल का है ना ही ब्लॉक लेवल का है, ये अनुमंडल स्तर का होते हैं, रीजनल एजुकेशनल ऑफिसर। इसके नीचे होते हैं BEO, ब्लॉक एजुकेशनल एक्सटेंशन ऑफिसर, है ना, और इसके नीचे DSA DEO होते हैं, चलिए अलग बात है। तो REO होते हैं, ये इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, झारखंड शिक्षा सेवा वर्ग 2 का काम होता है, ये अनुमंडल स्तर पे जितने भी BO नीचे वाले हैं उन सबको निर्देश देते हैं कि जाओ भाई देखो स्कूल में ठीक से पढ़ाई हो रही है, संबंधित क्षेत्रों में कितना विस्तार हो रहा है चीज़ों का, और कहाँ कहाँ किताब आया बटा, मतलब स्कूल में जो भी मतलब जो शिक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका डेवलपमेंट करना इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, यदि ये ऑफिसर्स ठीक से काम ना करें तो आप कहाँ कंप्लेन करेंगे, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, उसमें देखिएगा, बहुत ही तगड़ा वीडियो होगा, आने वाले टाइम में मैं बनाऊंगा, कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा। अवर निबंधक DSR, डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, ये जिला अवर निबंधक होते हैं, और इनका काम देखिए क्या होता है। अब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जमीन का जो मालिक, मतलब जमीन का जितना भी कागजात होता है वो CO के पास, यानी आप जमीन से संबंधित राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और संबंधित जो रेवेन्यू जाते हैं CO को जाते हैं, मतलब CO के ऑफिस में जाते हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन अगर जमीन रजिस्ट्री करनी है, जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है A और मैं एक व्यक्ति हूँ, इन आदमी का जमीन मुझे रजिस्ट्री करवानी है, तो मैं किनके पास जाऊँगा? अवर निबंधक। शहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं, फ्लैट प्लॉट का रजिस्ट्रेशन होता है, और जब भी आप शादी करेंगे तो इसी ऑफिस में, इनके ही ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है,
सहायक निबंधक ये आते हैं, देखिए कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के तहत ये काम करते हैं सहायक निबंधक। इनका काम होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का निबंधन। बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करते हैं, वेलफेयर काम करते हैं, तो उनका ये निबंधन करते हैं। और पैक्स, पैक्स क्या होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, धान खरीद वगैरह, तो ये इनका काम होता है सहायक निबंधन का। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, तो ये आते हैं झारखंड सामाजिक सुरक्षा सेवा के तहत आते हैं, काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, और इनको बोलते हैं हम एडीएसएस यानी असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी। इनका काम देखिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन टोटल देखते हैं ये, तो ये इनके कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं ये एडीएसएस। नियोजन पदाधिकारी ये लेबर डिपार्टमेंट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर कहलाते हैं ये नियोजन पदाधिकारी, या आप कह सकते हैं नियोजन पदाधिकारी, एक ही बात है। रोजगार मेला जो भी लगते हैं इनके निर्देश में लगते हैं, ये उनके हेड होते हैं। आईटीआई इन्हीं के तहत संचालित होती है, प्लेसमेंट ये करवाते हैं आईटीआई वगैरह में। और नियोजनालय में जो निबंधन करते हैं उसके तहत देखते हैं कि भाई रोजगार देना इनका काम होता है छोटे मोटे स्तरों पे, जो आपने देखा होगा कि रोजगार मेला लग गया, 10,000 15,000 की नौकरी जो दी जाती है लोग, तो ये उनके हेड होते हैं नियोजन पदाधिकारी। अगला 11 नंबर प्रोबेशन पदाधिकारी, ये आते हैं गृह कारा और आपदा विभाग के तहत। बच्चों को प्रोबेशन में रखना, कई बार क्या होता है कि क्राइम छोटे बच्चे कर देते हैं, भूलवश हो जाती है, या कभी कभी गुस्से में कर दिए, किसी का मर्डर हो गया, कोई कुछ और कर दिया, कोई कुछ और कर दिया, बच्चे भी कम शरारत नहीं करते हैं, तो उन बच्चों को सुधारने के लिए, ताकि आप समाज की मुख्य धारा में लौट सके और आप सभ्य और अच्छे नागरिक बन सके, इसलिए इनको प्रोबेशन में यानी निगरानी में रखा जाता है। प्रोबेशन पदाधिकारी का काम ये होता है उनका शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका सुधार, कैसे उनके माइंड को चेंज किया जाए, ये सारा काम करते हैं, तो ये भी बहुत बेहतरीन काम करते हैं। तो आशा करता हूं ये सारा काम लगभग मैं मोटा मोटी तौर पे समझाया हूं, अगर विस्तार से जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये है इनका टोटल, मैंने आपको सैलरी भी दिखा दिया, कितना आपका पैसा आएगा, कितना आपको बाई हैंड मिलेगा। अब मैं बात करता हूं सिलेबस का। देखिए यहां पे मैं स्ट्रेटजी आपको बताता हूं कुछ, बाकी आप अपने हिसाब से भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। 7वीं से 10वीं जेपीएससी में जिन भी कैंडिडेट से पीटी में भूल हुई, मेंस में भूल हुई, या इंटरव्यू में भूल हुई, या किस्मत की भूल हुई, एक और इंपॉर्टेंट, जब तक आपका यहां से स्ट्रांग नहीं होंगे आप, जॉब नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब कि कई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं, कई ऐसे महारथी भी होते हैं जो बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बट कभी कभी बोलते हैं ना कि किस्मत का बहुत कमजोर होते हैं, तो नहीं हो पाता है। तो आप लगातार प्रयास कीजिए, क्या पता किस्मत ये भरोसे बैठो कि अगला बार प्रयास करेगा, इस बार दे देंगे जॉब, तो प्रयास कीजिए, जरूर होगा। थोड़ा सा रणनीति चेंज कीजिए, रास्ते वही रखिए बट थोड़े से ट्रैक बदल दीजिए, मतलब चलने का जो तौर तरीका है, हो सकता है आप स्पीड में जितना चल रहे थोड़ा कम स्पीड चलना था, या जितना स्पीड नहीं चल रहे थे ज़्यादा चलना था। और हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क क्या है, जो चीज़ें आपको पहले से पता है बिल्कुल छोड़ दीजिए, जो चीज़ें नहीं पता उस पर एकदम जम के काम करिए, और बार बार रिवाइज करिए। आमतौर पर क्या होता है, जो लोग सफल होते हैं उनको देखिएगा, उनके पीछे का हिस्ट्री यही कहता है कि इन्होंने बार बार एक ही चीज़ पे प्रहार किया, तो वो चीज़ कमज़ोर हो गया और उनके दिमाग में आ गया। अब आपकी रणनीति बहुत शानदार होनी चाहिए, क्योंकि जेपीएससी जो है बहुत ही शानदार तरीके से इस बार लगातार आ रही है। आपने देखा होगा कि हर जेपीएससी का 3-4 साल 5 साल गैप होता था। 16 में बहाली आई, फिर 21 में आई, 5 साल गैप है ना, तो ऐसे करके फिर 12 में आई थी, 12, 16, 21 ऐसे करके। लेकिन इस बार ज़्यादातर तो यही संभावना है कि जुलाई में आएगी, और आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। देखिए आप पीटी मेंस, अब कुछ बच्चों का ये टारगेट होगा कि हम पहले पीटी करते हैं, जो फ्रेशर, जो मतलब जो ये नए वाले होंगे, और जब पहले से ही मच गए होंगे वो केवल मेंस का करिए। पीटी तो आप पता ही है, पीटी में थोड़ा बहुत रिवीजन करिए, बाकी इस पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। मेंस आंसर राइटिंग पकड़िए, और बाकी इंटरव्यू के टाइम तो आप कर ही लेंगे, है ना। तो आपकी रणनीति सबसे पहले ये होनी चाहिए कि सबसे पहले सिलेबस को बहुत बारीकी तौर पे पढ़ना। देखिए क्या पढ़ना है से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या छोड़ना है। आमतौर पे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि सब कुछ पढ़ लो, नहीं, आप उन चीज़ों को छोड़िए जो चीज़ें आपके लिए नहीं है। अब हिस्ट्री के 3 पार्ट, आप कहिएगा सर वर्ल्ड भी पढ़ लेते, क्या पता पूछ देगा, नहीं पूछेगा, क्यों पढ़ना। जियोग्राफी के 4 पार्ट, आप कहिएगा 5वां पार्ट घुसा देते हैं, सर वर्ल्ड भी पढ़ लेते हैं, वर्ल्ड पूछेगा ही नहीं। तो आपका ना तो यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री है ना वर्ल्ड जियोग्राफी यहाँ, तो बेकार में क्यों पढ़ना। तो जो चीज़ें नहीं पढ़नी है उसको अलग रख दीजिए, जो चीज़ें पढ़नी है उसको बार बार पढ़नी है ना।
अब देखिए मैं टोटल चीज समझा देता हूं। सबसे पहले तो ये कि सिलेक्शन के लिए आपको लाना है, आपका टोटल मार्क्स होगा 1050। पीटी केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, अब तक तो नहीं था। नो निगेटिव मार्किंग इन पीटी, पीटी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल फ्री हैं आप। सॉरी, पीटी प्रीलिम्स टेस्ट, ये जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2, यहाँ 2 पेपर होंगे और इन दोनों को मिला के कुल 400 अंक के पूछे जाएंगे। 2 घंटा टाइम इसका, जीएस पेपर 1 2 घंटा इसका, ठीक। 100 क्वेश्चन गुने 2 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अब जीएस पेपर 1 जो है वो सामान्य अध्ययन का है, जनरल स्टडीज, ये 8 भागों में बटा है। इसका मैं एक ऑलरेडी बहुत पहले वीडियो बना चुका हूं, उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वो देख सकते हैं आप। पूरा डिस्क्राइब उस सिलेबस को किया है मैंने। हिस्ट्री ऑफ इंडिया 15, ठीक, यानी भारत का इतिहास से 15 प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको जम के पढ़ना है और देखना है, क्वेश्चन बैंक जरूर देखना है। देखिए रणनीति में होना चाहिए, सबसे पहले सिलेबस को पकड़िए, सिलेबस में क्या है कैसे है, फिर इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसको जरूर पढ़िए, ताकि उससे यह आपको आकलन लग सके क्या मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ, सही ट्रैक में चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। कभी देखिएगा जो घर में एक्सपर्ट महिलाएं होती हैं, कोई भी चीज़ बनाती हैं तो टेस्ट करती हैं थोड़ा सा ऊपर से डाल के, वो इसलिए टेस्ट करती हैं कि सही दिशा में जा रहे हैं ना, मतलब चीनी ठीक है, चाय पत्ती ठीक है, ये ठीक है, इसलिए टेस्ट किया जाता है। तो आमतौर पे अगर आप ट्रायल करते हैं तो ट्रायल करने का तरीका क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को अच्छे से देखें, उसका अध्ययन करें, उसके बेस पे आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, तो बहुत अच्छे से आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 10 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस यहां से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहां से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, यानी इतिहास हो गया, ज्योग्राफी भारत का भूगोल हो गया, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था हो गया, है ना, यहाँ से 10 प्रश्न। इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये माफ कीजिएगा, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट है, यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था 10 क्वेश्चन। इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हो गया 10 प्रश्न, इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था से और सतत विकास से पूछा जाएगा 10 प्रश्न। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 15 प्रश्न। नेशनल और इंटरनेशनल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स घटनाक्रम से आपका 15 प्रश्न। मिसलेनियस जो कि किसी विषय से संबंधित मतलब स्पेशल नहीं होंगे, मिसलेनियस से पूछा जाएगा 15 प्रश्न। और झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन मतलब झारखंड राज्य विशेष से पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन। तो अब आपको एक चीज बताता हूं, झारखंड की भूमिका सबसे ज्यादा है, 110 प्रश्न झारखंड का हो गया। जीएस पेपर 2 के तहत राज्य विशेष पूछा जाएगा, जिसमें 16 टॉपिक हैं, ये भी 200 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट यहां भी 10 है ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। झारखंड का इतिहास 8, जिसमें आपको ये शासन व्यवस्था पढ़ना है, पढ़ा, पंचायत, नागवंशी, सॉरी मुंडा शासन व्यवस्था, ये सब शासन व्यवस्था पढ़ना है। झारखंड आंदोलन 7 प्रश्न। झारखंड की विशिष्ट पहचान 5 क्वेश्चन। कला और संस्कृति 5 क्वेश्चन। झारखंड साहित्य और साहित्यकार 5 क्वेश्चन। शिक्षण संस्थान 3 क्वेश्चन। खेलकूद से 5 क्वेश्चन। भूमि कानून सीएनटी और एसपीटी 12 क्वेश्चन। मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे और बताए भी थे मुझे साथ मिलके कि सर सीएनटी एसपीटी के 10 क्वेश्चन आपके वीडियो से टकरे हैं। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, या आप वीडियो देख सकते हैं, खोज सकते हैं सीएनटी एसपीटी बाय तरुण सर या फिर आजाद जेपीएससी किट में, आपको तुरंत मिल जाएगा। बहुत शानदार वीडियो मैंने बनाई थी और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि 10 में 10 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। झारखंड भूगोल और इकोनॉमी यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब झारखंड भूगोल 1947 से लेके अब तक वो ऐसे करके हैं 10 प्रश्न। औद्योगिक नीति 6 प्रश्न। उद्योग और विकास 5 प्रश्न। योजना उपयोजना से 5 प्रश्न। जंगल प्रबंधन मैंने वीडियो यूट्यूब पे दे रखा है 5 प्रश्न। पर्यावरण संबंधी 7 प्रश्न। आपदा प्रबंधन 5 प्रश्न और झारखंड विविध और करेंट मिला के 7 प्रश्न। ये टोटल चीजें पूछी जाएंगी पीटी को लेके, याद रखिएगा। पीटी को लेके एक हमारा बैच भी है राज्य विशेष का, उसको अपडेट जल्द ही कर दिया जाएगा। आप चाहें तो वहां इनरोल कर सकते हैं। आप उसके लिए आपको आजाद जेपीएससी एकेडमी प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आजाद जेपीएससी एकेडमी हमारा एप्लीकेशन है, वहां पे इनरोल कीजिएगा तो वहां पे वीडियोस आपको ये दिखेंगे, ये वाले, है ना। अभी बहुत नए सिरे से भी अपडेट किया जाएगा उसको। अब देखिए मेंस सबसे जरूरी, ये मेंस वाला पेपर। मेंस में कुल 6 पेपर हैं और मेंस में टोटल अंक कितने हैं? 1050। टोटल अंक 1050 है। कुल पेपर 6, 2 भाषा संबंधी और 4 जीएस के पेपर। जीएस के जो 4 पेपर हैं वो 200 मार्क्स के हैं, यानी 800 ऐसे हो गए।
एक पेपर जो फर्स्ट है वो 50 हिंदी 50 इंग्लिश 50-50 नंबर 100 नंबर हो गया 900। और एक लैंग्वेज पेपर है जो आपके 15 भाषाएं जिसमें हिंदी इंग्लिश भी शामिल है, हिंदी इंग्लिश कुरमाली पंचपरगनिया खोरठा नागपुरी, इन सब में से कोई एक आप रख सकते हैं। इसमें 150 अंक का पूछा जाता है मीन्स ये सारे डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, मतलब आपको लिखना है ना। और ड्यूरेशन 3-3 घंटे का होगा, 3 दिन में ये पेपर होता है, हर दिन 2-2 पेपर होगा एग्जामिनेशन इसका। पेपर 1 में सामान्य हिंदी 50 अंक, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इंग्लिश भी आपका 50 मार्क्स का, मतलब दोनों को मिला के आपको 30% लाना है यहाँ से क्वालिफाइंग नेचर का, ये लगभग कर जाते हैं लोग, है ना। पेपर 2 भाषा और साहित्य 150 अंक। अब आपका एक सवाल उठता होगा कि सर 7 to 10 जेपीएससी में खोरठा से ज़्यादा हुआ, खोरठा में ज़्यादा बच्चे भी थे इसलिए ज़्यादा हुआ, नागपुरी से भी सिलेक्शन हुआ है, कुरमाली हो से भी हुआ है, इंग्लिश से भी हुआ है, कुछ हिंदी से भी हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है, होने के लिए सबसे हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन अब लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश से बहुत कम हुआ है, बहुत कम। अब भाषा साहित्य में आपका 150 अंक, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन लिखने आता हो वो आप ले सकते हैं। पेपर 3 में सोशल साइंस, इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी 200 अंक, हिस्ट्री ज्योग्राफी 100 अंक पूछा जाएगा, सोशल साइंस थर्ड पेपर। पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सुशासन यानी लोक प्रशासन कह लीजिए, गुड गवर्नेंस सुशासन। और ये है 200 अंक, लोक प्रशासन और सुशासन से 200 अंक, ये इंडियन पॉलिटी से, तो 200 अंक यहाँ से पूछा जाएगा। 5वां नंबर है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और सतत विकास, ये 200 अंक पूछा जाएगा इंडियन इकोनॉमी और बाकी ये। 6ठा नंबर है आपका जनरल साइंस एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सामान्य विज्ञान पर्यावरण और तकनीकी विकास, ये 200 अंक, टोटल मिला के 1050 अंक। लेकिन इसमें 100 अंक हटा दीजिए क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का था, तो टोटल आपका बना 950 और इंटरव्यू होता है 100 नंबर का, तो दोनों मिला दीजिए, इंटरव्यू 100 नंबर और ये 950 जो मेंस का पेपर, तो 150 पे आपका मेधा सूची बनता है। मेरिट में जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो बेस्ट रणनीति सबसे पहले तो ये होगा कि आप इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखें समझे कि आपका सिलेबस क्या है और सिलेबस का गहन अध्ययन कीजिए। सिलेबस मिलता है, खरीद लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, 20-30 रुपये 40 रुपये मिलते हैं। सिलेबस खरीद के बहुत अच्छे से लगा दीजिए जिस रूम में पढ़ते हैं, और सिलेबस को एकदम दिमाग में उतार लीजिए, ये है ऐसे है ऐसे है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, पहला बात। दूसरा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, बेस्ट स्ट्रेटजी में बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदने हैं या फिर ऑफिशियल साइट से निकाल लेने हैं। ऑफिशियल साइट पर अगर ना मिले तो मार्केट में कई बुक्स अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के, वो आप उठाइए, उसको पहले बनाइए। पीटी का बनाइए, अगर आप पीटी में बिल्कुल खिलाड़ी बन चुके हैं, यानी आपका बदकिस्मती से हर बार इंटरव्यू देने के बाद, जैसे छठी में दिया 7वीं में नहीं हुआ, इंटरव्यू में के बाद ही छट गए, तो आपको पीटी पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत होगी। तो आप मेंस में जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सारे उठाइए और बनाइए खुद से, है ना, बनाइए। और मेंस आंसर राइटिंग आप जम के कीजिए, जो एकदम मजे हुए खिलाड़ी हैं। और जो नए हैं वो झारखंड का एकदम पकड़ लीजिए, झारखंड 110 क्वेश्चन है, आपकी रणनीति में होना चाहिए कि 110 क्वेश्चन है और ये बहुत आसान भी है। अब आप बताइए, एक सब्जेक्ट है ये, और एक सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बहुत वास्ट है, झारखंड के बनस्पत बहुत वास्ट है ये, अगर देखा जाए वैसे तो, या बुक से भी कंपैरिजन कीजिएगा तो ये बहुत बड़ा है, ये ठीक ठाक है। मतलब यहाँ पे 8 जो टर्म है, 8 जो टॉपिक्स हैं, इन टोटल एक को मिला के एक बनेगा, सोचिए। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ जीएस पेपर नहीं पढ़ना, जीएस पेपर खूब पढ़ना है, क्योंकि यहां भी आपका पूछा जाएगा जीएस, यही तो पूछा जाएगा। तो जीएस जम के पढ़ना है और यही जीएस आपका काम करेगा इंटरव्यू में। ऐसा नहीं बोल रहा हूं झारखंड हर पेपर में एक एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे आप पहला में खोले हिस्ट्री ज्योग्राफी, यहाँ पूछ देगा हिस्ट्री, बिरसा उल गुलान प्रभावित था, बताइए सरदरिया आंदोलन से कैसे, तो आप 20 नंबर या 40 नंबर का यहीं से आपको मिल गया लीड। फिर आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड और जीएस दोनों से पूछा जाता है आमतौर पे, तो आपका हर जगह मदद करेगा, इसलिए आपको जम के इसमें लगना है। फिर आपको सोचना है कि लैंग्वेज, यदि आप पहले पीटी की तैयारी करते हैं तो पीटी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बनाइए, इसको अपने दिमाग में उतारिए, कॉपी पे उतारिए और लग भिड़ जाइए एकदम, और फुल डेडिकेशन के साथ 3 घंटे 4 घंटे जितना, मैं ऐसा टाइम बाउंडेशन नहीं देता हूं, आप जितना भी काम, मान लीजिए आज आपको पढ़ना है झारखंड का इतिहास, इसमें पढ़ना है मुंडा शासन व्यवस्था, मान लीजिए एक टॉपिक ये पढ़ना है, और भारत का इतिहास में आपको पढ़ना है मौर्य काल, ये 2 आपको टॉपिक्स आज पढ़ने हैं। आप इसको 10 घंटा में पढ़िए चाहे 2 घंटा में, तो टाइम बाउंडेशन डजंट मैटर।
आप टॉपिक्स को लेके मैटर रखिए। ये नहीं कि 4 घंटा पढ़ लिए, देखे घड़ी बड़ा खुश लग रहा है 4 घंटा पढ़ लिए, ये नहीं होना चाहिए। टॉपिक्स कितने आपने कंप्लीट किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 घंटे में 3 घंटे व्हाट्सएप चल रहे थे या 3 घंटे गहन सोच में थे कि सर बताएं 80,000 मिलेगा। नहीं, उन 4 घंटे या 2 घंटे या 6 घंटे या 1 घंटे जितना पढ़िए, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता कि आपने काम कितना किया, आपने पढ़ाई कितनी की, राइट। तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई कि आप सबसे पहले सिलेबस का अध्ययन करें, फिर टॉपिक्स के बारे में जानें, कौन कौन पढ़ना है, कौन कौन छोड़ना है। उसके बाद पहले आप अपने माइंड को सेट करें, गोल सेट करें कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेनी है तो लेनी है। उसके लिए आप जम के मतलब लग जाइए। और आज़ाद ग्रुप की तरफ से या आज़ाद जेपीएससी एकेडमी या मेरे तरफ से जो भी हेल्प बनेगा, मैं पिछली जेपीएससी में भी जम के हेल्प किया था और आप वीडियो उठा के देखिएगा, और इस जेपीएससी में मैं जम के और अब तो और अच्छे से मदद करूंगा आप सबकी, ठीक है। तो पहले रणनीति बनाइए, उस पर खड़े उतरिए और थोड़ा सा अपने माइंड सेट को अपने गोल के प्रति सेट कर दीजिए कि हाँ मुझे इस बार लेने हैं, और उसके प्रति फुल डेडिकेशन के साथ लीजिए। इंटरव्यू जरूर देखिएगा उन कैंडिडेट्स का जो कैसे कैसे पढ़ाई किए थे। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, शायद कोई फीमेल कैंडिडेट थी, नाम मुझे याद नहीं है। उनका कहना था कि मैं 6-6, 7-7 घंटे मेंस के टाइम पढ़ती थी और कहीं शादी ब्याह में नहीं जाती थी। तो ऐसा आपको बनना पड़ेगा, है ना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें समझ में आई। फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके रह गए हों तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में कि जितना यहां से बन पाए उतना मैं आपकी मदद करूंगा। और जो जो वीडियोस बने हैं या बन पढ़ के आपके यूट्यूब पे रखे हुए हैं मेरे द्वारा या फिर हमारी टीम द्वारा या आज़ाद सर द्वारा, वो जरूर देखिए। करंट अफेयर्स आज़ाद सर हमेशा आपके मास्टर वीडियो भी लाते हैं और वो सीरीज भी चलता है, तो वो भी आप देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। टेलीग्राम ग्रुप में अगर रहेंगे तो वहाँ अपडेशन भी दी जाती है, हर वीडियो का अपडेट आ जाता है। तो टेलीग्राम हमारा ग्रुप वही है, आज़ाद जेपीएससी एकेडमी, है ना। तो जहाँ आपको फायदे लग रहे हो, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ ज्वाइन करिए और जम के पढ़िए। एक बार निकल जाएगा फिर बल्ले बल्ले है, फिर बहुत अच्छी सैलरी भी है, बहुत अच्छा इज्जत भी है। तो उम्मीद करता हूं आप सब फुल डेडिकेशन के साथ लगेंगे। चलिए मिलता हूं फॉर नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।